जिस समय मंडल कमीशन के माध्यम से रिजर्वेशन लागू हुआ ओबीसी के लिए, तो आप देखेंगे कि उस समय बड़ा जबरदस्त विरोध हुआ और विरोध करने वालों में अधिकतर लोग ओबीसी के थे जी। क्यों विरोध कर रहे थे? उन्हें पता ही नहीं थी, उन्हें पता ही नहीं थी क्या कर रहे हैं। एक लड़का गोस्वामी था जो जला था, जिसको आग लगाई थी या जिसने आग लगाई थी वो जला था। इस विषय में मैं उस समय की बता रहा हूं, ये शायद 90-91 के आसपास, जिस समय ये ओबीसी के लिए आरक्षण मंडल कमीशन के हिसाब से लागू हुआ था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, उस समय वो व्यक्ति जो जला था वो भी ओबीसी में था। तो क्योंकि पता ही नहीं थी कि ये है क्या, क्योंकि पढ़ेगा लिखेगा आदमी तो पता होगी ना, जानने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा तो पता होगी ना। तो जाना किसी ने नहीं, समझा किसी ने नहीं, और आरक्षण आरक्षण क्योंकि पहले से कुछ लोगों ने दिमाग में फीड कर रखा आरक्षण, ओ एससी का आरक्षण, ओ ये जो है भैया ये एससी वाले जो कोटे वाले जो इनका आरक्षण, तो सबने ये फीड कर रखा था। वो आरक्षण एससी और एसटी का नहीं था, वो ओबीसी के लिए था, जिसकी आबादी मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से 52% थी, लेकिन आरक्षण उसको मात्र 27% मिला। रामविलास पासवान जी थे उस समय और वीपी सिंह जी जो थे उन्होंने वो लागू करवाया था, तो उन लोगों को मिला, पता नहीं थी। तो उस चक्कर में यहां तक स्थिति बिगड़ी। और अब जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जिन लोगों ने भी ऐसा किया है, लड्डू बांटे हैं, खुशी मनाई है, उन लोगों को यह जानकारी नहीं है कि वो अपनी ही बर्बादी पर, अपनी ही भविष्य में होने वाली दुर्गति पर मिठाई बांट रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। क्यों? मैं इसको उदाहरण से बताने की, आपको समझाने की कोशिश करूं। इस जजमेंट के माध्यम से क्या किया है? इस जजमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने यह किया है कि भाई एससी और एसटी में जितनी जातियां हैं उन सबको बांटकर जितना जिसका है उसको उतना रिजर्वेशन दे दिया जाए। अब मानिए कि एक जो जाति है उसकी आबादी मात्र 0.5% है, 0.5%। ये जो एससी में जातियां आती हैं, एससी एसटी में, ये मिला के तकरीबन 1200 के लगभग जातियां, 1200 के लगभग। अब आप आरक्षण कितना एससी एसटी का? 22.5%, 22.5% आरक्षण और 1200 के लगभग जातियां हैं। तो अब आप बांट दीजिए जिसकी जितनी आबादी है, तो सबसे बड़ी जो आबादी है निश्चित रूप से उसको सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। और यहां सबसे बड़ी आबादी जिस तबके की है उसकी जो आबादी है इस 22.5% में तकरीबन 11 से 12% है उसकी, तो 11 से 12% तो ये चला गया। अब रह गया आपके पास में 10% के लगभग। अब उस 10% में बाकी जो है अब उनका बटेगा भाई, उनके आबादी के हिसाब से बटेगा ना। तो माना जिसका 0.5% है, आज अगर उनके बच्चे काबिल हैं, उस जाति के बच्चे काबिल हैं, होने चाहिए, तो उस जाति के बच्चे जो हैं आज वो कितना लेंगे इस व्यवस्था के लागू होने से पहले? 22.5%। यानी कि उनके बच्चे अगर काबिल हैं, अगर 0.5% भी है उनकी संख्या, फिर भी उनके जितने भी बच्चे होंगे, 100 सीट है, माना 100 वो निकले हैं जगह नौकरी, 100 में से आपकी 22.5 है, आप सारी की सारी ले जाओ। आपके बच्चे काबिल है तो 22.5% के हिसाब से 22-23 सीटें आपकी होंगी, आपके बच्चे ले जाएंगे। जिनकी 1% आबादी है वो भी पूरी तरह से आजाद है कि 22 की 22, 23 की 23 सीटें ले जाए। ठीक इसी तरह से जिसकी 2% है, जिसकी 2.5% है, जिसकी 0.5% है, जिसकी 0.1% है, वो भी पूरी सीटें ले सकते हैं। पर अब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद जब आरक्षण में भी उपवर्गीकरण हो गया, मतलब जिसकी जितनी संख्या उसको उतना आरक्षण दे दिया जाए, तो आपके बच्चे कितने भी काबिल हों, जिनकी आबादी 1% है, उनके बच्चे कितने ही भी काबिल हों, उनमें से एक बच्चे के अलावा किसी दूसरे को सीट नहीं मिलेगी, बेशक काबिल है वो। यह है इसका नुकसान। और अगर यह व्यवस्था लागू नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था दी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, अगर यह जजमेंट लागू नहीं होता है तो 1% आबादी वाले जो जातियां हैं उनके बच्चे भी 22 की 22 सीटों को घेर सकते हैं।
यह है नुकसान, यह है समझने की जरूरत। और फिर कल जब यह बंटवारा हो जाएगा तो जब आपके साथ में कोई भी जाति होगी, आपका एक आदमी वहां पहुंच के कुछ नहीं कर पाएगा। जब आपके साथ में जाति होगी, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। जब आपका रिजर्वेशन खत्म किया जाएगा, कोई आपके साथ में खड़ा नहीं होगा। आज तो रिजर्वेशन खत्म होगा तो बहुत लोग खड़े होने वाले, इसके लिए जो खड़े हो जाएंगे, पर कल कोई आपके साथ नहीं होगा। और रिजर्वेशन में नहीं, किसी में भी नहीं होगा। एक तो ये स्थिति है। दूसरा, आपका आरक्षण है 22.5%, 75 सालों में वो पूरा नहीं किया सरकार ने। मुश्किल से 10% या 11% के आसपास है, बाकी खाली पड़ा है। 75 साल में खाली पड़ा है। लाखों सीटें खाली पड़ी हैं। हमारे लाखों बच्चे, अगर ये रिजर्वेशन आज की तारीख में पूरा कर दिया जाए तो हमारे कम से कम 30 लाख बच्चे, इस समाज के कम से कम 30 लाख बच्चे नौकरी पा जाएंगे। कम से कम 30 लाख बच्चे आज की तारीख में। उसके लिए लड़ाई होनी चाहिए कि हमारे बच्चों को क्यों नहीं लिया जा रहा नौकरी में। लड़ाई किस बात के लिए हो रही है, या खुशी किस बात की मनाई जा रही है? हमें आरक्षण मिल गया। अरे किसी को कुछ देने वाले नहीं। जब 22.5% में कुछ नहीं दिया तो 1% में क्या देंगे, आधे % में क्या देंगे? और अब इन्होंने एक और घोटाला कर दिया है। वो ये कर दिया है कि सीटें थोड़ी थोड़ी निकालते हैं, जिससे जो रोस्टर सिस्टम है वो रोस्टर सिस्टम लागू ही ना हो। क्योंकि वो रोस्टर सिस्टम कब लागू होगा? जब सीटें ज्यादा निकलेंगे तब होगा, उससे पहले नहीं होगा। ये मानो कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की भर्ती है, अगर वो भर्ती 1000 भर्ती इकट्ठी निकले तो रोस्टर पॉइंट लागू होगा। 22.5% के हिसाब से हमारी जितनी सीटें बनती है वो हमें मिलेंगी जी, ठीक है। तकरीबन 230 के लगभग हमें सीटें मिलेंगी। लेकिन उसी 1000 को अगर इन्होंने बांट दिया कि एक कॉलेज में 10, दूसरे कॉलेज में 15, तीसरे कॉलेज में 8, चौथे कॉलेज में 13, इसी तरह से बांट के कर दिया तो सब कॉलेज में बढ़ जाएगा, रोस्टर सिस्टम लागू ही नहीं होगा और जनरल से ही सारी भर जाएंगी और भरी जा रही है। यही हो रहा सारा सब कुछ, यही हो रहा। तो लड़ाई क्या होनी चाहिए? ये जो सिस्टम गड़बड़ किया जा रहा है, इस सिस्टम को ठीक करने की लड़ाई होनी चाहिए, ना कि केवल चुल्लू भर चीज लेके, या यूं कहो कि केवल जो दाने के बराबर चीज लेके आप खुश हो रहे हो कि लड्डू बांट रहे हो। चीज इतनी सी मिली है, लड्डू इतना मोटा बांट रहे हो, उसके लिए मतलब अजीब सी स्थिति है भाई। सो हमें देखना है कि हमारे साथ हुआ क्या है। ये समाज को बांटने का काम वो करते थे नेता, पॉलिटिकल पार्टीज करती थी, सरकारें करती थी। अफसोस इस बार ये काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। और मैंने पहले भी कहा था, क्या सुप्रीम कोर्ट और सरकार इकट्ठे तो नहीं मिल तो नहीं गए हैं? क्या सरकार ने ही तो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रख के बंदूक नहीं चलाती? ऐसा तो नहीं है कहीं? मतलब ये सवाल है दिमाग में, क्या ऐसा तो नहीं है? लग तो ऐसे ही रहा। सो इन हालात में लड़ना हमें इस बात के लिए है कि हमारा रिजर्वेशन पूरा करो, हमारी जितनी सीटें खाली पड़ी हैं तत्काल उन्हें भरो और हमारा हिस्सा हमें दो। और अब जनसंख्या की गणना करवाओ, जाति के आधार पर जातिगत जनगणना करवाओ और उसमें जितना हमारा बनता है उतना हमें दो। और मुझे विश्वास है हमारी आबादी आज की तारीख में 25% से कम नहीं है, तो 2.5% और बढ़ जाएगा तो हमें 25% मिलेगा। लड़ाई इस बात की होनी चाहिए। लड़ाई किस बात की हो रही है? ओह मुझे मिल गया भाई, ये किसी को कुछ देने वाले नहीं है। नौकरियां इन्होंने सब खत्म कर दी। 4th क्लास की जो नौकरियां हैं वो 4th क्लास की नौकरियां सारी ठेके पे लेने लगे। जो 3rd क्लास की नौकरियां हैं उन 3rd क्लास की नौकरियों में भी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेने लगे। और मैंने पहले बताया कि आईएएस में और अब पीसीएस में भी ये पीछे दरवाजे से एंट्री करने लगे, जिसमें डायरेक्टर से लेकर डायरेक्टर, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, इस लेवल पर 4 लेवल पर 100 से ज्यादा आईएएस ऑफिसरों को, मतलब आईएएस बना के लोगों को भर्ती भी कर चुके हैं मोदी सरकार। सो हमारी लड़ाई क्या है? अगर कोई खुश हो रहा है तो ले ले, लेकिन है कुछ नहीं। और बल्कि ये हो जाएगा कि तुम्हारे ही परिवार में, यानी कि जो ये पूरा समाज, इस समाज में जो मजबूत लोग हैं, जो लड़ाई लड़ सकते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको हटा के साइड में कर दिया जाएगा और आप लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। इसको समझने की जरूरत है। कभी भी जो ताकत है वो अलग अलग बंटने में नहीं है, बांटने में नहीं है। ताकत है इकट्ठा रहने में।
सबके मजबूत इकट्ठा रहने में, वो है ताकत, वो है मजबूती। उससे डरती है सरकारें, उससे डरते नेता। और अदालत भी अगर इस ताकत को तोड़ने की कोशिश करेगी या कर रही है या की गई है, तो इसका मिलकर विरोध होना चाहिए, ना कि लड्डू बांटे जाने चाहिए। सर, लड्डू अपनी बर्बादी के लड्डू मत बांटो भाई। आपने लड्डू बांटने की बात की है, तो हमारे जीतन राम मांझी जो है उस इसी कैटेगरी में आके खड़े हो गए। वो भी बिहार में लड्डू बांटने का ही काम कर रहे हैं। अफसोस कि वो मुख्यमंत्री भी रहे, इस समय केंद्र में मंत्री भी, केंद्रीय मंत्री है जी। बावजूद उसके उन्हें इतनी समझ नहीं है, बावजूद उसके। इससे बड़ा दुर्भाग्य उनके समाज का क्या होगा? उनका तो मैं कहूं नहीं दुर्भाग्य, क्योंकि वो तो मौज ले रहे हैं, मुख्यमंत्री बने और अब कैबिनेट एक सीट जीत के आके केंद्रीय मंत्री बन गए, तो वो तो मौज ले रहे हैं। और दुर्भाग्य उनके समाज का जिसका वो नेतृत्व कर रहे हैं, कि उस समाज को तबाही की तरफ जाता हुआ देखते हुए भी वो खुश हो रहे, वो कह रहे बहुत बढ़िया, इसको सही मानने। मैं नहीं मानता कि ये कोई ठीक काम वो लोग कर रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान इसके अगेंस्ट में है सर। हाँ, तो चिराग ने समझी होगी ये बात, भाई चिराग ने इस बात को समझा होगा। और मैं मानता हूं क्योंकि चिराग के पिताजी माननीय पासवान साहब एक बहुत संघर्षशील व्यक्ति रहे, तो उनके जमाने में, जैसे मैंने शुरू में उदाहरण दिया कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट उनके जमाने में लागू, उसका बड़ा योगदान था उनका उसमें। तो अच्छी बात है, चिराग ने इसको समझा और चिराग का स्टेटमेंट भी आया, उनको धन्यवाद भी, बधाई भी। ऐसे ही समाज जब कहीं भी हो, लेकिन जब समाज की बात हो तो इकट्ठे होकर समाज की बात कहनी चाहिए, लड़ना चाहिए, यही नेता का कर्तव्य है।